आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस किया जा रहा है। मार्केट्स में तेजी बढ़ती जा रही है। 94.29 के लेवल्स पर दिन के उच्चतम स्तरों पर अब निफ्टी कामकाज कर रहा है। आधे % तक के आसपास की तेजी है। लेकिन कुछ रिजल्ट्स पर बातचीत कर लेते हैं। सेंचुरी प्लाई के नंबर्स आए हैं और नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी मौजूद है। चेयरमैन सर हैं मिस्टर सजन भजन का हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पर और शुक्रिया अपना समय भी हमें देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पर एक नजर डालते हैं। मुनाफे फ्रंट पर देखा जाए तो एक जंप देखने को मिला है। 34% तक के आसपास का इंप्रूवमेंट है ओवर लास्ट ईयर। और अगर रेवेन्यू फ्रंट या EBITDA फ्रंट पर देखेंगे वहां पर भी डेफिनेटली शूट्स अप देखने को मिल रहे हैं। सर आपका क्या नजरिया है अभी देखने को मिल रहा है? खासतौर पर अगर प्रॉफिट फ्रंट पर बात करें तो क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे हैं इस नतीजे के, और आगे जाते हुए ग्रोथ आउटलुक क्या है? इस साल हमने कुछ नई शुरुआत की है। एक पार्टिकल बोर्ड को हमने नया चालू किया है। उसके बाद में पहले जितने भी हमारे कारखाने थे, जितना प्रोडक्शन होता था, सब में बढ़ोतरी हुई है। क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है और बाकी हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट कम हुई है। तो इन सब को लेके नतीजे बेहतर हैं। जी मिस्टर भजन का जिस पार्टिकल बोर्ड की आपने बात किया उसमें रेवेन्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन पे बहुत ज़्यादा इसका अभी सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर लॉस आ रहा है। तो वो कब तक आपको लगता है कि इम्प्रूव होगा? और दूसरा, कंपनी के जो दो मेजर सेगमेंट हैं प्लाईवुड और लेमिनेट, वहाँ से परफॉर्मेंस कैसे आई है? प्लाईवुड और लेमिनेट दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी है और प्लाईवुड के अंदर मतलब हर फिगर पॉजिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी से लेके सेल तक, प्रोडक्शन तक सारा 9-10% ऊपर है। और लेमिनेट के अंदर भी मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में हमारा समझ लीजिए करीबन 17% के आसपास बढ़ोतरी है प्रोडक्शन के अंदर। राइट मिस्टर भजन का ये भी बताइए कि अभी डिमांड आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? क्या पिछले क्वार्टर जो कि डिमोनेटाइजेशन हिट क्वार्टर रहा था उसके मुकाबले अगर इस क्वार्टर में देखा जाए तो डिमांड अपटिक्स देखने को मिले हैं? और आगे जाते हुए आउटलुक क्या है आपका? सरप्राइजिंगली दोनों क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी जो डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा इफेक्टेड था उसमें भी हमारी ग्रोथ थी और इस क्वार्टर में भी ग्रोथ थी। और ये जो क्वार्टर है आज तक का सेंचुरी का ऑल टाइम बेस्ट क्वार्टर है। सेल के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। और एक चीज मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। डिमोनेटाइजेशन के बाद में हम लोग डर रहे थे कि सेल में कुछ कमी आएगी, लेकिन मुझे लगता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ज्यादा इम्पेक्टेड है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्रोडक्शन इत्यादि काफी कमती हुआ है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड उसके कारण डिमांड हमारी तरफ डाइवर्ट होके आई है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनसे भी बात होती है सब अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब एट द कॉस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइज दे आर ग्रोइंग। एंड अभी तो जो GST का फैक्टर आ गया तो हमारे 3 वर्टिकल हैं सेंचुरी प्लाईवुड में। एक तो है प्लाईवुड, दूसरा है लेमिनेट, तीसरा है विनियर। तो प्लाईवुड में 28% है जो तकरीबन पहले के बराबर है। तो इसमें हमको कुछ दाम घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। 28 का 28 रह गया। लेमिनेट के अंदर 28 से 18 हो गया। तो वहाँ एक तरह से हमको फायदा हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार की जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की है कि भी हम फायदा रख नहीं सकते हैं, जितना GST में दाम घटेगा उतना हमको प्राइस रिवाइज कर देनी पड़ेगी। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि 100% जो भी बेनिफिट होगा उसको हम लोग पास ऑन कर देंगे। और विनियर के ऊपर भी 28 से 18 हो गया। ठीक है। लेकिन विनियर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग जो विनियर बेचेंगे वो एक तरह से रॉ मटेरियल है छोटी प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए। तो जितनी ड्यूटी वो देंगे उनको वापस मिल जाएगी। तो इसलिए उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और छोटे जो हमारे हैं व्यापारी साथी SSI इंडस्ट्रीज, उनके लिए बहुत बड़ी सेटबैक है। वो आज तक हमारे यहाँ 3300 यूनिट है प्लाईवुड के अंदर। 3300 में 2500 यूनिट पूरी एग्जेम्प्टेड है। वो 1% भी ड्यूटी नहीं देते थे। तो वो 2500 यूनिट 0% ड्यूटी से 28% में उनके लिए आना संभव नहीं है। तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और उनको हमारे यहाँ भी 95% यूनिट प्लाईवुड उद्योग के अंदर अनऑर्गेनाइज में है। वो SSI के अंदर है 95% यूनिट। ओनली 5% यूनिट जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो 95% यूनिट की इतनी बड़ी सेटबैक को
और नई यूनिट कवर नहीं कर पाएगा, तो पूरे प्लाईवुड जगत में भी केओस आ जाएगा। मेरी तो सरकार से भी, मैंने बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ FIPI, मैं भी FIPI का प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन प्लाईवुड एंड पैनल, तो मैंने सरकार से अपील की है कि इसके ऊपर 28% से ड्यूटी 18% में लाई जाए, और नहीं हो तो फिर हमारा प्लाईवुड उद्योग जो कोप अप नहीं कर पाएगा और देश के अंदर प्लाईवुड की किल्लत हो जाएगी, फिर वापस इंपोर्ट में जाना पड़ेगा। और प्लाईवुड उद्योग आज के दिन प्लांटेशन के ऊपर चल रहा है, तो ये प्लांटेशन के लिए भी बहुत बड़ी सेटबैक होगी। ऑलरेडी जितनी प्लांटेशन है उतना माल कंज्यूम नहीं हो रहा है, और आज के दिन अगर ये छोटी यूनिटें बंद हो जाएगी तो प्लांटेशन के अंदर तो किसान फिर प्लांटेशन करना बंद कर देंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी सेटबैक होगी। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि प्लाईवुड को उनको हमारे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम तो 28% टैक्स देके भी सर्वाइव कर रहे थे। जी सही। हमारे छोटे भाई हैं, SSI के हैं, वो उनको बहुत बड़ी सेटबैक होगी। चलिए, तो ये एक सिनेरियो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, नंबर्स पे और GST के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो करीब करीब 249 के स्तरों पर सेंचुरी प्लाई कामकाज करा, लेकिन मार्केट्स बीच डे हाई पर आ चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बाजार में जो आ रही है वो ऑटो स्पेस की तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है, जिनके ऊपरी स्तरों पर निफ्टी है 41 अंकों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। आज भी जो सेक्टर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, एक बार उस पर नजर डालते वो है फार्मास्यूटिकल स्पेस अभी भी लाल निशान में है, आधा फीसदी नीचे कामकाज कर रहा है, 9593 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल में भी कई सारे ट्रबल्स हैं और उस पर बातचीत करने के लिए एक सहयोगी और एक जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। अंचल मौजूद है। अंचल, पहले तो ये बताएं कि जिस तरह की दिक्कतें इस पूरे स्पेस में हैं और कंसर्न मेजरली सबको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजोल्यूशन निकल नहीं रहा है, ये स्पेस बहुत बेहतर कर भी नहीं पा रहा है। क्या ट्रबल्स हैं और क्या लगता है कि कितने हद तक ये गिरावट और रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गिरावट आ चुकी है? बिल्कुल सुमेश, देखिए ट्रबल्स कई सारे हैं, लेकिन अगर आप टॉप 5 दिक्कतें इस समय फार्मा कंपनियों की बात करें जो उनके सामने हैं, तो सबसे पहला नाम आएगा US FDA। देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो चुका है US FDA, उसके रूल्स एंड नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो इंस्पेक्शंस हैं वो ज़्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहे हैं, और उनके साथ कोप अप करना इस समय भारतीय फार्मा कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रुख, देखिए ट्रंप से पहले बराक ओबामा के दौर पे ओबामा केयर करके पॉलिसी थी, जब ट्रंप आए उन्होंने साफ तौर पे कहा ओबामा केयर को हम हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक चिंता बनी है फार्मा कंपनियों के लिए। अगर ऐसा होता है तो जो ऑलरेडी प्राइसिंग प्रेशर वो US मार्केट्स में देख रहे हैं वो और गहराता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भारत में NPPA का जो ओवरऑल स्टैंड है, जिस तरह से लगातार NPPA की जो क्रिटिकल लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर रहा है फार्मा स्पेस के लिए। GST लागू होना कुछ कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगा, क्योंकि कुछ दवाएं जिन पे अभी तक टैक्स नहीं लगता था वो टैक्स घेरे में आ जाएंगी, और वो एक एस्पेक्ट रहेगा जो आगे चल के नंबर्स को डेंट करेगा। और लास्टली डॉलर टू रुपी जो मूवमेंट चल रहा है, जो डॉलर के मुकाबले रुपये का मूवमेंट चल रहा है, अगर अप्रिशिएटिंग रहता है रुपया, तो कहीं ना कहीं जो इनकम ये गेन बाहर कमाते हैं उसे भारत में लेके आते हैं, उस पर डेंट पड़ता है, उनके मार्जिन्स को इरोड करता है। तो नेट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। वैल्यूएशन वाइज शेयर्स काफ़ी टूट चुके हैं, लेकिन हाँ डिवीज लैब, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क जैसे शेयर्स इस समय एक अच्छी बड़ी गिरावट के बाद रिलेटिवली अगर आप इनके PE और EPS को कंपेयर करें एक अच्छी वैल्यूएशन पे है। ठीक है, अंचल आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस सरबजीत कौर नागरा है हमारे साथ, VP रिसर्च हैं फार्मा की एंजल ब्रोकिंग से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आपने सुना अभी अंचल ने जो पूरी रिसर्च बताई है, और लार्जली जो कंसर्न्स हैं पूरे फार्मा सेक्टर के, ये भी सभी को पता ही है, भले ही वो US से कंसर्न्स हो, प्राइसिंग प्रेशर्स हो, NPPA की प्राइस रेगुलेशन हो, या फिर बात करें आगे आने वाले GST पर। तो इन सभी चैलेंजेस के बीच क्या आपको लगता है अभी भी फार्मा स्पेस में ग्रीन शूट्स आने बाकी हैं, या फिर रिकवरी जल्दी नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर आएगी? देखिए प्रॉब्लम फार्मा में लास्ट ईयर ये हुआ है कि US FDA तो बहुत नोन कंसर्न रहा है काफ़ी सालों से, कुछ नया नहीं है उसमें। लास्ट ईयर एक चीज़ जो हुई है वो था गवर्नमेंट का प्राइसिंग एक्शन, जिसके चलते बहुत सारे कंपनीज़ की जो ग्रोथ थी वो थोड़ी डिप हुई, मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आया, बिकॉज़ उसका अगर आपको सही
इम्पैक्ट देखना है तो ग्लैक्सो के नंबर्स अगर आप देख लें फॉर द फुल ईयर, उनका मार्जिन ऑलमोस्ट काफ़ी डिप हो चुका, ऑलमोस्ट दे एंडेड द ईयर विद 12% OPM, विच इज़ फॉर ग्लैक्सो बहुत ही कम है, जो एक डोमेस्टिकली फोकस कंपनी। इंडियन कंपनीज में वो एक तरह से कहीं ना कहीं हिडन हो जाता है बिकॉज वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो उसके चलते लास्ट ईयर देखे जाए तो इंडियन फार्मा कंपनीज या फार्मा सेक्टर जो भी सेगमेंट में प्रेजेंट था, हर सेगमेंट में चैलेंजेस इक्वली अवेलेबल थे, जिसके चलते उनका परफॉर्मेंस हिट हुआ है। लेकिन इंडियन कंपनीज ने एक चीज़ अच्छी की है, उन्होंने अपने मार्जिन, स्पेशली कई कंपनीज हैं बड़ी कंपनीज लाइक सन फार्मा, लुपिन, उन्होंने अपने मार्जिन्स पे इतना बड़ा हिट नहीं लिया है इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन R&D। जी। सो मेरा मानना है कि लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट डोमेस्टिक फ्रंट में थोड़े कम होंगे, तो वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए। US FDA प्रॉब्लम एक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसमें आप एक कंपनी स्पेसिफिक कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक्स को देखें, जैसे औरोबिंदो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो FY18 पे ही 13 टाइम्स ट्रेल कर रहा है, सन फार्मा 18 टाइम्स ट्रेल कर रहा है, लुपिन 18 टाइम्स ट्रेल कर रहा है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं किसी भी फार्मा कंपनी के लिए, स्पेशली लुपिन और सन फार्मा, जिनकी ROEs काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जो बाकियों सेक्टरों से थोड़ा डिफेंसिव है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट बिजनेस के हिसाब से। इवेंट्स हैं जो प्ले आउट करते हैं जिनका इफेक्ट स्टॉक पर पड़ता है, लेकिन अगर वैल्यूएशंस ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर रही है तो एक डिसेंट एंट्री पॉइंट मिल जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और यही एक अच्छा तरीका है किसी भी सेक्टर में निवेश करने के लिए, किसी भी कंपनी में, कि आपका ध्यान केवल वैल्यूएशंस और ROE पे होना चाहिए, जो इस वक्त फार्मा की कंपनीज में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सही मौका है इन स्टॉक्स में घुसने के लिए। चलिए अंचल, लॉन्ग टर्म की बात की सरबजीत ने, आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या बताती हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए इन कंपनीज के अंदर? बिल्कुल, समय ज़्यादातर ब्रोकर अब लॉन्ग टर्म के लिए बाय ही दे रहे हैं। हाँ, दो शेयर हैं जिन पे अभी भी चिंता जताई है। ग्लेनमार्क को हाल फिलहाल में डाउनग्रेड किया है, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी गई है और टारगेट कट किया गया है, 706 का टारगेट दिया है। इसके अलावा दूसरा जो एक सेल कॉल आई है वो बायोकॉन पे आई है, ये निर्मल बांग की तरफ से सेल कॉल आई है 739 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर आप देखें ब्रोकर्स, स्ट्राइड शासन पे बाई की सलाह है एलारा कैपिटल की तरफ से, 1157 का टारगेट है। SBI कैपिटल औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट है 811 रुपये का। साथ ही IIFL की तरफ से ल्यूपिन पे खरीदारी की सलाह है 1480 के टारगेट्स के लिए। निर्मल बांग डॉक्टर रेड्डीज पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 3300 अपसाइड टारगेट्स के लिए। और सन फार्मा JP मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग बरकरार है 750 के टारगेट के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो रुख है, जो एक सेल कॉल का दौर था, वो खत्म हो गया है। अब मोरलेस सभी ब्रोकर्स बाय की तरफ मुड़ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अंशल आपका पूरे ये डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए। सरबजीत, आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त आपको फार्मा क्षेत्र से क्या फ्रंट लाइन या मिड कैप कौन सा बेटर सेक्टर रख रहा है और कौन से आपकी टॉप पिक्स हैं इस वक्त इस सेक्टर से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा सेक्टर पे व्यू है कि अगर कंपनीज जो हैं इतनी हाई ग्रोथ ना भी दिखाएं तो इंडस्ट्री ओवरऑल इजीली 13 to 15% काइंड ऑफ अ ग्रोथ अचीव कर सकती है इजीली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और उसके चलते उस मैट्रिक्स में डिपेंड्स ऑन कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली कुछ कंपनियां अभी भी आउट परफॉर्म करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। तो वैल्यूएशंस को ध्यान रखते हुए और हमारे आउटलुक और इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमारे टॉप पिक्स अभी औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा और लुपिन हैं। जी, ये तीन स्टॉक हैं जो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक नेगेटिव्स डिस्काउंट कर चुके हैं और इवेंट रिस्क ऑलरेडी इसमें काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। अगर उनके ट्रेलिंग नंबर्स देखो तो उसमें औरोबिंदो इतनी लार्ज कंपनी टॉप में जो आ चुकी है, टॉप 10 में आती है, वो 12 टाइम्स पे मिल रही है। सन फार्मा ट्रेलिंग जो 28p मल्टीपल डिजर्व लेता है, आज तक 18 पे मिल रहा है। लुपिन जिसका एवरेज p मल्टीपल 22 या 25 रहा है, वो 18 पे है। और हमें प्रॉफिटेबिलिटी के जो जायरेशंस है थोड़े शॉर्ट टर्म लगते हैं जी। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग मोमेंटम्स बिल्ड होगा, प्रोबेबली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें पैसा कमा पाएंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत अपना समय हमें देने के लिए और इस पूरे सेक्टर पे अपना आउटलुक देने के लिए और सभी प्रेफर्ड पिक्स बताने के लिए।